अब हम लोग अपनी सीरीज़ में ग्रेड 10 फेडरल बोर्ड करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 13 और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 13 यानी सेकंड लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स के अंदर। सबसे अब हमने तमाम कॉन्सेप्ट देखने हैं। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ देखते जाना है कि आपने किस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज विच पार्ट ऑफ अ बॉक्स प्लॉट यानी विस्कर एंड बॉक्स प्लॉट रिप्रेजेंट्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो वो बॉक्स होता है, राइट। जो आपका डब्बा है वो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने देखा था। इसके बाद है इन अ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि ओगाइव द 75th परसेंटाइल करस्पॉन्ड्स टू। आपका जो 75th परसेंटाइल है वो कौन सी क्वार्टाइल है? दैट इज द थर्ड क्वार्टाइल, राइट। इफ टू सेट्स ऑफ डाटा हैव द सेम मीडियन बट डिफरेंट रेंजेस व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस। टू सेट्स ऑफ डाटा है, इनका मीडियन तो सेम है लेकिन रेंजेस मुख्तलिफ हैं, यानी उनकी मिडिल वैल्यू सेम है लेकिन उनकी रेंज मुख्तलिफ है, यानी जो जिसकी रेंज बड़ी है वो ऑफकोर्स ज़्यादा स्प्रेड है। ओके, बस उसका मिडल पॉइंट सेम है। दे हैव द सेम स्क्यूनेस, तो ऐसा तो नहीं होगा, उन दोनों की स्क्यूनेस तो आपके पास सेम नहीं होगी। क्योंकि क्लियरली आपके पास जो है स्क्यूनेस इस चीज़ पर डिपेंड करती है। स्क्यूनेस आप जो है उससे चेंज होता है आपका मीन। मीडियन आप उस चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर आपके पास है 1, 2 और 3 और आपके पास है 1, 2 और 9, तो ये वाला डाटा, ये ऊपर वाला तो मे बी न्यूट्रल है लेकिन नीचे वाला डाटा आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड है, राइट। पॉजिटिव की तरफ खींचा सा हुआ है, पॉजिटिवली स्क्यूड। मीडियन दोनों का सेम है, मीन्स मीडियन से आपके पास स्क्यूनेस के अंदर कोई असर नहीं है। दे हैव द सेम डिस्पर्शन, डिस्पर्शन सेम नहीं है क्योंकि रेंज ऑफ कोर्स डिफरेंट है। दे हैव डिफरेंट वेरिएबिलिटी, यस उनकी वेरिएबिलिटी है, उनकी डिस्पर्शन डिफरेंट है। सो नेक्स्ट है आपके पास हाउ डज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंपैक्ट फॉर द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, इसके बारे में हमने बात नहीं की थी। ये बस आपका एक कोएफिशिएंट है जो आपको बताता है कि आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक स्कैटर प्लॉट में कितनी है। अगर तो आपके पास एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट, आपके पास आपके ये स्कैटर प्लॉट्स हैं, एक स्कैटर प्लॉट के अंदर ये आपको पॉइंट्स हैं, कुछ एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने देखा था। अगर तो ये पॉइंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो कि आमतौर पे नहीं होता, यानी एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जो हमने देखा था ऐसा नहीं होता, हल्के-फुल्के इधर-उधर होते हैं स्कैटर प्लॉट के अंदर। तो अगर तो एग्जैक्टली परफेक्ट हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि उसकी कोरिलेशन है 1 पॉजिटिव 1.0 क्योंकि कोरिलेशन आपके पास पॉजिटिव है। तो उसको हम लोग कहेंगे कि एग्जैक्ट पॉजिटिव 1.0 कोरिलेशन है। लेकिन अगर कोई कोरिलेशन नहीं है, जैसे हमने देखा था इस तरह से पॉइंट्स चारों तरफ बिखरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो फिर आपके पास है एग्जैक्टली 0। और ऑफ कोर्स 0 और 1 के दरमियान ऐसी कोरिलेशंस होंगी जो थोड़ी बिखरी हुई होंगी। ये तो थी बिल्कुल परफेक्ट, मतलब जिसके ऊपर एग्जैक्टली वहाँ पॉइंट्स थे। लेकिन अगर एक ऐसी कोरिलेशन है जहाँ तो फिर भी ऊपर ही गई है लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं है, तो ये 0 और 1 के दरमियान हो गया। फिर आपके पास नेगेटिव, मतलब ये परफेक्ट है आपके पास, यानी लेकिन ये उल्टी परफेक्ट है, यानी कि इस तरह से आपके पास परफेक्ट है कि उल्टी जा रही है नेगेटिव में, तो ये भी नेगेटिव 1.0 होगी। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो ऑफ कोर्स इट डिटरमाइन्स द वाई इंटरसेप्ट, नहीं, वाई इंटरसेप्ट का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। इट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन बट नॉट द स्टीपनेस। वो डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, डायरेक्शन को तो इन्फ्लुएंस करेगा, राइट, क्योंकि डायरेक्शन जो है आपके पास ऊपर होगी या नीचे, इसको तो इन्फ्लुएंस वो करेगा, बट नॉट द स्टीपनेस। लेकिन स्टीपनेस यानी स्लोप को वो जो है इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो क्या स्लोप को आपका कोफिशिएंट ऑफ ये जो है कोरिलेशन इन्फ्लुएंस करेगा। तो यस, आपका स्लोप को इंटरफेयर करेगा क्योंकि जितना ज़्यादा आपके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, क्योंकि इस लेवल की, लेकिन जितना ज़्यादा आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उतनी ज़्यादा आपके पास स्टीप आपकी चीज़ होती रहती है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपके पास परफेक्ट रिलेशन है। तो अगर तो आपके पास इतना परफेक्ट रिलेशन नहीं, चीज़ें बखरी हैं, तो आपकी लाइन थोड़ी इस तरह से होगी, राइट, थोड़ी इस तरह होना शुरू हो जाती है। तो ऑफकोर्स वो स्टीपनेस को भी इफेक्ट करता है। तो इसका होगा इट इफेक्ट बोथ द डायरेक्शन एंड स्टीपनेस व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू अ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल। व्हाट हैपेंस टू द डाटा वैल्यूज। मतलब हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जब बनाते हैं, क्लियरली लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, दे आर सम्ड अप कम्यूटेटिवली, हम उनको ऐड करते जाते हैं कम्यूटेटिवली। इफ द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगाइव ऑफ अ डाटा सेट इन अ परफेक्ट एस शेप इज इन अ परफेक्ट एस शेप, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास एक ओगाइव है और वो एक परफेक्ट एस शेप में है, राइट, यानी कि एस एस शेप का ये मतलब है, मतलब नॉर्मली इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एस शेप में, कि आपके पास ये थोड़ा सा फ्लैटन आउट शुरू करती है, फिर ऊपर जाती है और फिर इस तरह से फ्लैटन आउट कर जाती है। ये आपको शायद एस ना लग रहा हो लेकिन इसी को एस शेप कहा जाता है। इस तरीके से ये एस बना रही है, राइट। फिर एकदम ऊपर उठती है और फिर वापस चली जाती है। इस किस्म, मतलब डायरेक्ट रेखा में नहीं होगी लेकिन इस किस्म की होती है। इसका क्या मतलब है, इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके अंदर पॉजिटिवली आपके पास वैल्यूज जो है वो स्क्यूड हैं। इट इज़ नेगेटिवली स्क्यूड भी नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यस। अब नॉर्मली आपके पास जितने भी डाटा सेट्स होते हैं उनके अंदर मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेंटर में बहुत ज़्यादा उठ रही है, मीन सेंटर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है।
अगर तो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होती फिर ये नेगेटिव होता स्क्यूनेस, और अगर इधर होती तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होता, लेकिन ये सेंटर में है। दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म भी नहीं है। एक आपको यूनिफॉर्म होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, हर तरफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है। आमतौर पे जो डेविएशन होती हैं यानी बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज ये रेयर होती हैं, और सेंटर में आपके पास वैल्यूज ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन अ स्कैटर प्लॉट शोइंग अ नेगेटिव कोरिलेशन व्हाट ट्रेंड वुड द पॉइंट्स फॉलो। तो अगर आपके पास एक नेगेटिव कोरिलेशन है तो पॉइंट कौन सा ट्रेंड फॉलो करेंगे? डाउनवर्ड। आपने जाना है लेफ्ट टू राइट, यानी इस तरफ हमने जाना है, तो आपके पास फोकस डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। What does a higher standard deviation imply about a set of data? Higher variability. What statistical information cannot be obtained directly from a box plot? कौन सी information आप डायरेक्ट बॉक्स प्लॉट से नहीं ले सकते हैं? आप मीडियन ले सकते हैं, मीन आप नहीं ले सकते, डायरेक्ट बॉक्स प्लॉट से आप मीन नहीं ले सकते, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वार्टाइल्स और रेंज भी आप ले सकते हैं। विच सिनेरियो इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो कोरिलेशन? किसके अंदर कोई जीरो कोरिलेशन नहीं है? शू साइज एंड इंटेलिजेंस। क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर आपका जो जूते का साइज़ है उसका आपके इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक हो? क्या आपका जूता बड़ा होगा तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये आपका एक सिनेरियो है जिसके अंदर कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। एज एंड सैलरी, तो ये तो पॉसिबल है, जिसकी एज ज़्यादा हो उसकी आमतौर पर सैलरी भी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। हाइट एंड वेट, ये भी पॉसिबल, जिसकी हाइट ज़्यादा उसका वेट भी ज़्यादा होता है। स्टडी आवर्स एंड ग्रेड्स, जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसके उतने ही ज़्यादा नंबर आते हैं आमतौर पे। व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एन ओगाइफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्व लेवलिंग ऑफ? अगर आपके पास जो कर्व है वो आपके पास लेवल कर रही है, यानी कि पहले तो वो जा रही थी इस तरह से, लेकिन अब वो लेवल कर रही है, इस तरह हो रही है, राइट। लेवल करने का मतलब है सीधी हो रही है। इट रिप्रेजेंट्स द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रीचिंग द टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। अब आपके डाटा पॉइंट्स जो हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि बस वो अब एंड पे पहुंच रहे हैं, तो बस अब वो सीधी हो जाएगी आगे जाकर, उसके पास अब और कोई पॉइंट्स नहीं है, तो वो इस तरह से सीधी हो जाती है। If a cumulative frequency curve crosses the 50th percentile at a lower value for dataset A compared to dataset B, तो जो 50th percentile है यानी जो मीडियन है उसको आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व डाटासेट ए के लिए पहले क्रॉस कर जाता है। मीन्स अगर आपके पास ये डाटासेट ए है, यही ग्राफ पर अगर हमारे पास एक डाटासेट ए है तो आपके पास कम वैल्यू पर ही, यानी इधर ये आपके पास होगा ही है, इसके ऊपर आप लोग इधर अपने वो रखते हैं, इस साइड पर आप लोग अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो ये वाला जो है ये आपके पास एक लोअर वैल्यू पर ही यानी मे बी इसी तरीके से आपके मीडियन को यहाँ पर क्रॉस करता है, जबकि जो दूसरा डाटा सेट है वो थोड़ी अपर वैल्यू पर क्रॉस करता है। ओके, राइट, कुछ इसी तरीके की बात होगी, बल्कि इस तरह से नहीं, ये मैंने थोड़ा उल्टा ड्रॉ किया है। इधर आपके पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, जबकि एक्चुअल जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं वो इधर है, राइट। तो ये जो जिस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर आपके पास मिडिल वाली टर्म जो है वो मीडियन पे होती है, तो आपके पास जिसका मीडियन कम है वो फॉर एग्जाम्पल उसकी यहाँ पर थी, मतलब इधर उसका मिडल था, तो वो इधर तक पहुँचेगा इस तरीके से। लेकिन एक और वैल्यू है, मे बी उसका मिडल इधर है, कहीं पर भी है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचेगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी निस्बतन। ओके, तो इसका मतलब ये है। एनीवेज वो कहते हैं कि अगर उसका जो डाटा सेट ए है उसका मीडियन कम है, डाटा सेट ए हैज़ अ हायर मीन, लाजमी नहीं है, मतलब वो तो उसके स्क्यूनेट पे डिपेंड करेगा। डाटा सेट ए हैज़ अ लोअर मीन, ये भी लाजमी नहीं। बोथ डाटा सेट हैव द सेम रेंज, ये भी लाजमी नहीं। डाटा सेट ए इज़ मोर स्क्यूड देन डाटा सेट बी, तो बिल्कुल ऐसा ही है, और स्पेसिफिकली पॉजिटिवली स्क्यूड होंगे आप लोग यहाँ पर। क्यों? डाटा सेट ए की आपका डाटा सेट ए का जो मीडियन है आपके पास वो कम है। अगर तो उसका मीडियन आपके पास कम है, दिस मीन कि वो कंसंट्रेटेड है आपके पास नेगेटिव साइड पर, राइट। वो नेगेटिव साइड पर कंसंट्रेटेड है क्योंकि जो मिडिल वैल्यू है वो आती है आपके पास नेगेटिव साइड के करीब, यानी कम आती है, तो दिस मीन्स कि आपके पास नेगेटिव साइड पर वो कंसंट्रेटेड, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब इतना ज़्यादा बड़ा असर भी नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो डाटा सेट्स हैं 1 2 3 और 5 और 7 9 और 8, ओके, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड। इसके अंदर आपके पास मीडियन कितना होगा 3, लेकिन एक और दूसरा डाटा सेट है, दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड और इसका मीडियन आपका से 8, तो मीडियन ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, राइट। तो ये आमतौर पर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा डाटा सेट जनरली। इन अ कोरिलेशन स्टडी इफ द स्कैटर प्लॉट पॉइंट्स आर वाइडली स्प्रेड अराउंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, व्हाट डज इट इम्प्लाई? आपका जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इधर उधर फैले हुए हैं पॉइंट्स, तो ऑफ कोर्स वीक कोरिलेशन है, इतने लाइन के ऊपर नहीं है। व्हाट डज अ बॉक्स प्लॉट विद अ लॉन्गर लोअर विस्कर देन द अपर विस्कर इंडिकेट अबाउट द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन? आपके पास एक बॉक्स प्लॉट है जिसका जो छोटा वाला विस्कर है वो नीचे वाला विस्कर है वो छोटा है, जबकि अपर विस्कर काफ़ी बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसका स्क्यू जो है वो नेगेटिव है, यानी डाटा कंसंट्रेटेड आपके पास इस साइड पर है। यहाँ पर हमें एक लंबा विस्कर है, वो यहाँ से जाता है वहाँ तक, सिर्फ उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो खिंचाई यानी स्क्यूड यहाँ पर हुआ है, तो हमने ऑलरेडी देखा था, राइट। ये तो हम इस पर ऑलरेडी देख चुके थे। इन एनालाइजिंग ग्रुप डाटा व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट बोथ द रेंज एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन? आपने अगर एक ग्रुप डाटा को एनालाइज़ करना है तो क्यों ज़रूरी है कि आप रेंज भी कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड डिविएशन भी? आपने अगर
स्प्रेड और ओवरऑल डिस्पर्शन आप रेंज से निकालेंगे स्प्रेड के लिए, यानी एक अच्छा आइडिया के लिए आपको दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। शान एंड अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर ही सकेंगे। हाँ राइट, ये इजी क्वेश्चन हैं। इज द वेरिएबल, तो यहाँ पर आपके पास कह रहे हैं कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं और वो फ्रेंडली राइवल्स हैं। वो एक सीज़न के अंदर जो विकेट्स हर बंदे ने अपनी अपनी इनिंग में ली है बाउलर्स ने, वो ये हैं, यानी शान ने इतनी इतनी विकेट्स ली हैं हर इनिंग में और इसने इतनी इतनी विकेट्स ली हैं हर हर इनिंग में। तो कहते हैं इज़ द वेरिएबल डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस में क्या फ़र्क है? डिस्क्रीट होती हैं एक एग्जैक्ट वैल्यूज़, यानी बयान तौर पर होल नंबर्स, यानी आपने 1 विकेट लेंगे, आप 2 विकेटें लेंगे, आप 3 लेंगे, लेकिन क्या आप 2.5 ले सकते हैं? तो 2.5 विकेट लेना पॉसिबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस डाटा ऐसे होता है कि आपके पास एक रेंज है, उसके दरमियान आपके पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट? दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस डाटा। जैसे मतलब कॉन्टिन्यूअस डाटा के आपके पास कई सारे एग्जांपल हैं, मार्क्स वगैरह ये सब कुछ, लेकिन ये आपके पास एग्जैक्ट डिस्क्रीट है। आप 1 विकेट लेंगे, 2 विकेटें लेंगे, लेकिन आप 2.5 नहीं ले सकते। लेकिन जैसे अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी प्लेट्स खाते हैं किसी खाने की, तो ये डिस्क्रीट नहीं है। आप 1 भी खा सकते हैं, आप 1.5 भी खा सकते हैं, आप 2 भी खा सकते हैं, आप 2.5 भी खा सकते हैं। लेकिन ये डिस्क्रीट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2.5 विकेट लें। ओके, तो ये वेरिएबल आपके पास डिस्क्रीट है। कंपेयर द मेजर्स एट द सेंटर ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों के आपके पास जो सेंटर हैं इन डिस्ट्रीब्यूशंस के, उनको आपने यहाँ पर कंपेयर करना है। यही हमें इनकी सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करना है। तो आप इसके लिए निकालेंगे इसका मीन, मीडियन और मॉड, तो उससे आप लोग निकाल लेंगे। कंपेयर द स्प्रेड्स, तो इसके लिए इस केस में आप लोगों को जितनी ज़रूरत है रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज, इन दोनों को आप लोग फाइंड आउट कर लें तो आप इजीली कर पाएंगे। फाइनली आपने इसका एक साइड बाय साइड इन दोनों के लिए एक ही नंबर लाइन पर एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ करना है। उसके बाद अगेन आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है कि एक मैन्युफैक्चर है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का, वो आपके पास सेटिस्फैक्शन स्टैटिस्टिशियन, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता है, वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसको हायर करता है। उसको ये चेक करना है कि हर कैन के अंदर 375 मिलीलीटर्स की ड्रिंक जाए से ज़्यादा ना जाए से कम ना जाए, लेकिन उसे अ, उसे ये पता चलता है कि जो मशीन है आपको जो फ़िल कर रही है, वो जो फ़िल करती है कैन को, वो थोड़ी बहुत उनके अंदर वेरिएबिलिटी है, कभी 376 कभी 374। वुड यू एक्सपेक्ट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द होल प्रोडक्शन रन्स टू बी द सेम फॉर 1 डे एज़ इट इज़ फॉर 1 वीक? क्या आपका ये ख़्याल है, अगर आप वो स्टैटिस्टिशियन हैं, कि आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है होल प्रोडक्शन की, यानी अपने तमाम प्रोडक्शन की, उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या वो सेम होगी 1 दिन के लिए, जैसे कि वो है 1 हफ़्ते के लिए? अब इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है कि आपके पास वीक के अंदर जो स्टैंडर्ड डिवीज़न है वो ज़्यादा होगी। क्यों? मतलब आपने अगर एक डाटा सेट लिया है अपने इनका कैन्स का, स्टैंडर्ड डिवीज़न जितनी ज़्यादा होगी आपके पास, उतनी आपकी कंसिस्टेंसी कम है। डे के अंदर तो आपकी एक ही मशीन यूज़ हो रही है ना, यानी एक ही मशीन है, कंडीशन सेम ही होंगी तकरीबन, तो हल्की-फुल्की ही मसला आएगा, वरना वो इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होगी। तो डे के अंदर स्टैंडर्ड डिवीज़न कम होगी, लेकिन हो सकता है अगले दिन किसी और बंदे ने मशीन लगाई है, किसी और तरीके से लगी है, हल्का-फुल्का डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर हफ्ते तक जाते-जाते आपकी स्टैंडर्ड डिवीज़न बढ़ जाएगी। फिर वो कहते हैं कि अगर आपके पास हर हफ्ते जो है 120 कैन्स जो हैं उनको लिया जाता है, तो आप कौन-से मेजर को यूज़ करेंगे? चेक दैट एन एवरेज ऑफ 375 मिलीलीटर ऑफ ड्रिंक गोज़ इंटू ईच कैन। आपने चेक करना है कि अगर आपने 125 कैन्स ली हैं और उसके अंदर आप एक अमाउंट ऑफ मतलब एक बहुत बड़ी आप अमाउंट ऑफ वॉल्यूम उसको देना है, तो कितना आपको वॉल्यूम देना चाहिए, कि आपने देखना है कि एवरेज ऑफ दिस मच गोज़ इंटू ईच कैन, तो आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे मीन। आपने जितना वॉल्यूम दिया है मतलब ड्रिंक का उस मशीन को, उसका एवरेज लें, उसको डिवाइड बाय 125 करें, तो आप देखें कि क्या वो 375 आता है या नहीं। चेक द वेरिएबिलिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ड्रिंक गोइंग, आपने उसकी वेरिएबिलिटी निकालनी है, इसके अलावा निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इसके अंदर यहाँ पर ऑफ कोर्स हमने फाइंड तो करना नहीं है, मैंने सिर्फ बताया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन इन दिस केस? अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका आगे क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा है, दिस इज गुड, क्योंकि आपकी जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी, कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा होगी, तो मसला नहीं आएगा आपकी सेल्स के अंदर। उसके बाद आपको कहते हैं कि जो नंबर ऑफ टूथपिक्स हैं एक रैंडम सैंपल ऑफ 48 बॉक्सेस में, आपके पास एक सैंपल है 48 बॉक्सेस का, उसके अंदर आपने जो है उसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ टूथपिक्स हैं हर के अंदर, हर डब्बे के अंदर वो ये हैं, राइट? रैंडम सैंपल है आपके पास 48 बॉक्सेस, ऑफ कोर्स ये किसी पॉपुलेशन से आपके पास ढेर सारे बॉक्सेस, तो उसके अंदर से आपने एक सैंपल निकाल लिया है 48 बॉक्सेस का। इतनी आपके पास नंबर ऑफ टूथपिक्स थी और ये आपकी फ्रीक्वेंसी थी। कहते हैं कि आप इसका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ऑगाइव रॉकर आप कर लेंगे। क्वार्टाइल्स और इंटर क्वार्टाइल डाटा, 50% ऑफ डाटा निकालना है, यानी इसका 50th परसेंटाइल, फाइंड 7th डेसाइल
यानी इसकी जो है वो 70th परसेंटाइल, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ये भी आप लोग निकालेंगे। एस्टिमेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच द सैंपल वाज टेकन। अच्छा ये अब थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। होगा ये कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, मे बी आपके पास ये जो 48 बॉक्सेस हैं हो सकता है आपके पास 1 मिलियन बॉक्सेस थे टूथपेस्ट के। अब इसके अंदर से आपने निकालना है अपना आपने निकालना है मीन और आपने अपनी निकालनी है स्टैंडर्ड डिविएशन की हर बॉक्स में कितनी टूथपेस्ट हैं। अब आप इन सबको तो नहीं खोल सकते, तो आप क्या करते हैं कि आप इसमें से एक सैंपल ले लेते हैं 48 बॉक्सेस का। उसको आपने खोला, आपने उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालनी, मीन भी निकालनी, एक ग्रुप ग्रुप डाटा था ये वाला। अब मसला ये है कि वो आपको आपने सब कुछ निकालना है। आप क्या हम सिर्फ़ इससे पूरी पॉपुलेशन का बता सकते हैं? तो अब चूँकि हमने इसी के अंदर से रैंडम किया था, तो हम कह सकते हैं कि भई इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन है रफ़ली वो इसी का होगा, राइट? क्योंकि वैसे आम तौर पे हो सकता है वो ना हो, लेकिन हम सबको तो नहीं खोल सकते, तो हमने उनमें से रैंडमली कभी इसको चूज़ किया, कभी इसको। तो चूँकि ये इसी तरह से हैं, एक ही बंदे ने इनको पैक किया होगा, तो हम इस तरह से एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि इसका हमारे पास हम इसकी एस्टिमेट कर सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन यानी पॉपुलेशन ये ओवरऑल पॉपुलेशन दिस इज़ द सैंपल। पॉपुलेशन की सैंपल और मीन हम लोग कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसका एस्टिमेट करें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जो मीन है वो तो वही होगा जो आपके पास सैंपल का मीन है, ओके? इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है इसको ठीक करने का। स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर हम एक काम करते हैं, हम वो ये करते हैं कि अब ज़ाहिर है स्टैंडर्ड डिवीज़न 1 मिलियन बॉक्सेस की थोड़ी ज़्यादा होगी, 48 बॉक्सेस की थोड़ी कम होगी, इवन अगर हम रफली भी कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास चीज़ें बड़ी हो गई तो ऑटोमैटिकली वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं और ये हमने खुद से एक ट्रिक बनाई हुई है। बस हम इसको यूज़ करते हैं इन दिस क्वेश्चंस। जब हमने स्टैंडर्ड डिवीज़न कैलकुलेट की अपनी सैंपल की या नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट की, हमने क्या किया? फॉर ग्रुप डाटा हमने सम किया, अपनी फ्रीक्वेंसी ली उस क्लास की, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपनी उस मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट के साथ उस क्लास के माइनस दी मीन, ओके? हमने निकाला, ये सैंपल मीन है, डिवाइड कर दिया हमने इसको n के साथ, ओके? इस तरह से हमने अपना स्टैंडर्ड डिवीज़न निकाली थी, तो हमने ऑलरेडी देखा था सैंपल की। पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे, अगर हमने पॉपुलेशन कैसे निकालनी है, हम इसको n-1 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ़ इसलिए कि हम अपने आंसर को थोड़ा-सा छोटा कर दें। नहीं, हम अपने आंसर को थोड़ा बड़ा कर दें। जब हम इधर एक छोटा नंबर लेंगे तो डिवाइड छोटे नंबर से करेंगे तो आंसर हमारा थोड़ा बड़ा आएगा। ये हम करेंगे पॉपुलेशन के लिए कि हम आंसर को अपना थोड़ा-सा छोटा कर दें, क्योंकि हमारी ऑटोमैटिकली स्टैंडर्ड डिवीज़न थोड़ी बड़ी ही होगी जब हम ओवरऑल बॉक्स पे लेंगे। अजीब सी बात लगती है, लेकिन ऐसे इसको इसी तरह से किया जाता है। तो बस आपने क्या करना है, जब आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीज़न एस्टिमेट करनी है, पॉपुलेशन की मीन तो वही होगा जो सैंपल का था, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीज़न में आप लोगों ने इसको दोबारा से सॉल्व करना है विद n-1 के साथ डिवाइड करके, ताकि आपके पास आंसर थोड़ा-सा बड़ा आ जाए। एनीवे इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज़ और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।